नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आप सीख सके निवेश के गुर, जान सके निवेश करना क्यों जरूरी है। आप बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से। बस करना यह है कि आज तो रवि से शुरुआत कीजिए। तो अब तक अगर आपने शुरुआत नहीं की है या अपने शुरुआत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस आप योर मनी में भेज सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं शो के साथ, वो तरीका आपकी स्क्रीन पर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000। फेसबुक ट्विटर पर ये शो जा रहा है तो आप लाइव भी देख सकते हैं और हैशटैग आस्क आवाज योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं कैसे जुड़ सकते हैं आप योर मनी के साथ। आज हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे रेटिंग ऑफ फंड्स की। आमतौर पर रेटिंग एक नया कल्चर है। हम कहीं घूमने भी जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी भी देखते हैं तो पहले देखते हैं कि कितनी रेटिंग उसको मिली, और सिमिलरली इट गोज विद म्यूचुअल फंड्स। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या रेलेवेंस है रेटिंग ऑफ फंड्स की? क्या हमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त रेटिंग पर ध्यान देना चाहिए? कैसे ये कैलकुलेट की जाती है, बताइए। दीपाली नमस्कार। देखिए, एक एक करके बात करेंगे। तो जैसा आपने कहा कि आप घूमने जाते हैं तो आप होटल्स की रेटिंग हो या किसी भी कोई सामान बाय करते हैं उसकी भी रेटिंग देखते हैं, तो बेसिकली वो एक ओपिनियन हो गई। इसी तरह से जब म्यूचुअल फंड देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पब्लिकेशंस हैं, कुछ वेब पोर्टल्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो रेटिंग जो होती है ये ज्यादा करके जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स होते हैं उसके बेसिस पर रेटिंग दी जाती है। मान लीजिए कि अगर आपको 1 स्टार टू 5 स्टार देने हैं तो अपनी कैटेगरी में किसी फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, तो आपने देखा कि जो टॉप 10 में आ रहे हैं उन्हें आपने 5 स्टार दे दिया। उसके बाद 90% बाकी जो बचे उन 90% को आपने डिवाइड किया 4 में, तो अगले जो दूसरे कैटेगरी के फंड हैं उस कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस उनसे थोड़ी नीचे है। तो ऐसे अगर हम 90 को डिवाइड करें 22.5%, मान लीजिए उस कैटेगरी में आपने रख दिए जिन्हें आपने 4 स्टार दे दिया। उसके बाद में 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, इस तरह से पास्ट परफॉर्मेंस को आपने देखा और उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आपने पूछा कि क्या स्टार रेटिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको यहां पर से परफॉर्मेंस के आधार पर मालूम चल रहा है कि उस फंड की क्या स्टार रेटिंग उसको दी गई है। लेकिन बैकवर्ड देखने के बजाय अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग पर ध्यान दें, हम देखें कि आगे फंड कैसा करेगा, तो फंड का जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा मायने रखता है कि आगे आने वाले समय में वो कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है। और यदि हम पास्ट की भी बात करें तो आपको रिस्क देखना जरूरी होता है। कई बार अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए फंड में रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो जो रिस्क के पैरामीटर्स हैं उनको देखकर तब आप अंदाजा लगाएं कि जो रिटर्न्स आए हैं क्या वो फंड मैनेजर की विजडम की वजह से आए हैं या फिर ज्यादा रिस्क लिया गया उस फंड के पोर्टफोलियो में जिसकी वजह से रिटर्न जनरेट हुए हैं। तो स्टार रेटिंग थोड़ा सा आपको पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से डिवाइड करके एक नंबर बता रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये, लेकिन बिल्कुल भी उसी के आधार पर निवेश करना मेरे हिसाब से बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ओके चलिए, तो रेटिंग के मायने क्या है पंकज जी ने बताए, रेलेवेंस क्या है रेटिंग्स की वो भी बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस फंड की परफॉर्मेंस आज पहले बेहतर रही है, जिसके बेसिस पे उसको वो रेटिंग मिली है, वो परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू करेगी, ये जरूरी नहीं है। तो रेटिंग्स के बेसिस पे तय करना शायद एक वाइज डिसीजन नहीं है, लेकिन रेलेवेंस क्या है वो आपको बताई गई है। चलिए अब लेते हैं सवालों को। और पहले कॉलर हमारे साथ मोहम्मद बिलाल जबलपुर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। बिलाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। बिलाल प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए, लग रहा है इन तक ऑडियो नहीं जा रहा है, इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बिलाल, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अभी शुरुआत में मतलब पिछले 1 महीने से अपनी SIP सेट की है और मेरे पास 5 फंड्स हैं, जिसमें से एक फ्लेक्सी कैप का पराग पारी और HDFC का एक इंडेक्स फंड है
इंडेक्स फंड है, और एक्सिस का स्मॉल कैप, और एक कोटक का वो लार्ज और मिड कैप का एक जो अपॉर्चुनिटीज वाला आता है फंड, एक वो है। ओके, ठीक है। और आपका होराइजन क्या है, क्या गोल्स आप लेकर चल रहे हैं? जी, मैं 25 से 30 साल तक का मैं सोच रहा हूँ, 20 से 25 साल एटलीस्ट, और मतलब मेरा 5 से 6 करोड़ तक का मतलब उसका गोल है। ओके, ठीक है। तो इनका सवाल ले लेते हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म विजन लेकर ही चल रहे हैं, लगभग 27 साल के आसपास का इनका होराइजन है, और 6 करोड़ का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। फंड्स इन्होंने आपको बताए हैं। पंकज जी, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? बिल्कुल बिलाल, देखिए आपके पास जो फंड्स हैं, फंड्स सारे अच्छे हैं और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपने, यानी कि इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स में आपका एक्सपोजर है, तो इसमें आप बने रहिए। जहां तक सवाल है टारगेट का, यदि आप 12,500 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि 30 साल में करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं, तो 4 करोड़ से भी कम है। आपका टारगेट काफी बड़ा है। एक सलाह है, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और बात कर रहे हैं 27 ईयर्स की या 30 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट की, यदि आप स्टेप अप मेथड अपना लेते हैं और 10% से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं, स्टेप अप करते रहते हैं, तो ऐसे में 27 ईयर्स में 6 करोड़ 55 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं, यदि हम 12% से इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो टारगेट था 6.5 करोड़ का, 5-6 करोड़ का, वो यहां पर पूरा हो सकता है। और यदि 30 साल की बात करें, यदि हम स्टेप अप कर रहे हैं और 30 साल की आप बात करें, तो यही अमाउंट 10 करोड़ बन सकता है। तो इसके लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, ताकि आपका जो टारगेट है 6.5 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, उतना या उससे ज्यादा राशि इकट्ठा हो सकती है। लेकिन अगर आप बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगे अपने गोल को हासिल करने के लिए। 30 साल में 12% का रिटर्न भी मिला, तो आप लगभग 4 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर सकेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए। हर साल 10% बढ़ाएंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो की बात, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टेड रहिए अपने पोर्टफोलियो पर, टाइम टू टाइम राय लेते रहिए। बात करेंगे अगले कॉलर से। अभय शर्मा हैं चंडीगढ़ से। अभय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछे सवाल। मैम, मेरे पास 4 फंड है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसमें 1500 पर मंथ, और निपॉन इंडिया मिड कैप एंड स्मॉल कैप 1500 पर मंथ, HDFC टॉप 100,000 पर मंथ, एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1200 पर मंथ। तो मैं अभी इसमें कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली 4 लाख का है इन चारों में। मैं जानना चाहता हूँ कि अगले 10 साल में ये इसमें कॉर्पस कितना इकट्ठा हो जाएगा? ठीक है, 10 साल में कितना कॉर्पस हो जाएगा? 5,200 की एसआईपी। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 लाख के आसपास। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,500 रुपए महीना, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्होंने 1,500 रुपए महीना डाल रहे हैं, HDFC टॉप 100 में 1,000 रुपए और HDFC फ्लेक्सी कैप में 1,200 रुपए। बताइए इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस। बिल्कुल, देखिए अभय जी, आपने भी कहा कि आपके पास में, मैं सुन रहा था कि आपने कहा आपके पास निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, वो तो एक मिड कैप फंड है, लेकिन एक निपॉन इंडिया मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड है। तो ऐसा कोई फंड निपॉन के पास नहीं है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप फंड होगा। तो आपकी एज जो आपने बताई उसके आधार पर और जो आपका होराइजन है, मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप फंड में यदि आपका एक्सपोजर ना हो, हालांकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपने आप में अच्छा है, लेकिन आपका रिस्क काफी बढ़ जाएगा। तो उस फंड से यदि आप निकलें, उसमें आप एसआईपी रोक दें, तो बेहतर होगा। जो आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, वो अपने आप एक मिड कैप फंड है, वो बहुत अच्छा फंड है, उसमें आप बिल्कुल बने रहिए। उसके अलावा बाकी जो दूसरे फंड हैं वो भी अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, चाहे वो HDFC टॉप 100 फंड हो, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हो। फ्लेक्सी कैप फंड बस ये ध्यान रहे कि इसमें भी क्योंकि डाइवर्सिफाइड होता है, किसी वक्त पर स्मॉल कैप का एक्सपोजर यहाँ पे हो सकता है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे आप अपने मतलब एज प्रोग्रेस हो, आपकी एज बढ़ती रहे, तो उसके साथ साथ आपका एलोकेशन इस तरह के फंड्स में कम होगा तो बेहतर होगा। HDFC टॉप 100 तो एक लार्ज कैप फंड है, उसमें बिल्कुल आप बने रहिए। तो मैंने सर कहा कि स्मॉल कैप फंड से तो बिल्कुल मैं सलाह दूंगा कि आपको इमीडिएट निकलना चाहिए,
और फ्लेक्सी कैप फंड जो है उससे कुछ सालों के बाद आपको अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए, बाकी फंड्स में आप बने रहें। जहां तक ये सवाल है कि कितना पैसा बनेगा, अगेन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, पर हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लेकर चले तो 10 साल में आप करीब 18 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर मैं लेके चलूं कि 4 लाख रुपए जो आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं वो, और साथ में 5,200 रुपए पर महीने की आप SIP कर रहे हैं, तो इस अमाउंट के साथ 10 साल में 12% के रेट से लगभग 18 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस देंगे हैं, 18 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे, और आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, HDFC टॉप 100 में यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए। बाकी आपको ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इनमें निवेश करने की सलाह है। 2 फंड्स आपको बताए गए हैं जिनसे आप निकलिए, उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप शामिल हैं। चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो पर सजेशन। बात करेंगे अगले कॉलर से। जयेश भावसर अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। जयेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैंने पोर्टफोलियो भेजा है मेरा, तो मेरा SIP अभी 4 फंड में चल रहा है, तो फंड ठीक है या नहीं, और मेरे को 2.5 से 3 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है रिटायरमेंट के लिए। बाकी सारे जो गोल है मेरे कंप्लीट हो गए हैं, किड्स, मैरिज, फिर अपना मकान सब हो गया है। अभी मेरा पोर्टफोलियो 80 लाख का है, ठीक है, और मेरी SIP अराउंड 24-21,000 का चल रहा है। नेक्स्ट 10-12 साल तक मैं करूंगा SIP। ओके, तो आपकी 23,000 की फिलहाल SIP चल रही है, 3.5 करोड़ का आपका टारगेट है 12 से 15 साल में। ऑल्दो आपका कोई एस्पिरेशनल गोल्स नहीं है, आपके गोल्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन फंड्स इनके अगर बताएं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 रुपए महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000, UTI निफ्टी 50 में 6,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 6,000। अच्छा, एक बार जयेश वापस बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो की फिलहाल वैल्यू कितनी है? 80 लाख। 80 लाख, ओके। तो बताइए पंकज जी, कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो? छोटा पोर्टफोलियो है, बट क्या इन्हीं फंड्स के साथ कंटिन्यू करें, और इनके गोल पर आपके कमेंट्स? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अच्छे फंड्स हैं, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, और फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अच्छे फंड चुने हुए हैं। तो मैं पोर्टफोलियो बदलाव की सलाह तो नहीं दूंगा, आप बिल्कुल इन्हीं फंड्स में बने रहिए, और अमाउंट भी जो बढ़ाना है वो भी आप इन्हीं फंड्स में बढ़ाइए। तो सारे फंड्स आपके पास अच्छे हैं। और जहां तक सवाल है कि अगर हम बात करें गोल को लेकर के कितना पैसा बनेगा, तो अभी आपके पास 80 लाख रुपीज ऑलरेडी है, और साथ में आप जो SIP कर रहे हैं 23,000 रुपीज पर मंथ की, उसके साथ 15 ईयर्स में अगर 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करें सिंपली, तो 1,55,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, 1,55 लाख। और साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्टेप अप कीजिए, वो हमेशा अच्छा रहता है कि इतने लंबे समय की बात हो तो इनकम बढ़ती रहती है। उसके साथ ही आपको अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। यदि 10% से आप इसको बढ़ाते हैं, और क्योंकि आपको गोल भी थोड़ा बड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए, 3,000 रुपए का भी बढ़ा देना चाहिए। आप 30,000 कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर आप 26,000 रुपीज पर मंथ अभी से कर दें, 3,000 रुपीज पर मंथ अभी बढ़ा दें, और उसके बाद 10% का स्टेप अप करें। हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाएं, ताकि आपका जो टारगेट है 15 साल में आप करीब 3 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको निवेश को बढ़ाना होगा, अभी भी 3,000 रुपीज अभी से, और हर साल 10% से स्टेप अप करना होगा, तब ये 3 करोड़ रुपए 15 साल में बन सकते हैं, और बाकी स्कीम में कोई चेंजेस की जरूरत आपको नहीं है। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो में तो बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा SIP बढ़ाना पड़ेगा। आपका अग्रेसिव गोल है, क्योंकि तो 10% हर साल बढ़ाएंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए, फंड्स आपके सभी अच्छे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए यो मनी। आप देख रहे हैं यो मनी, पंकज मटपा हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं सवालों को, और अगला जो सवाल है वो हमें ईमेल के थ्रू मिला है, करण मिश्रा ने भेजा है। 23 साल इनकी उम्र है, 20,000 की SIP कर रहे हैं, 25 साल में 5 करोड़ का टारगेट। अच्छी बात है, यंग इन्वेस्टर है और काफी यंग एज में डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं, गोल भी बड़ा लेकर चल रहे हैं। फंड्स इनके देखें तो मोतियाल ओसवाल, NASDAQ 100,
4,000 पर मंथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 पर मंथ, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और एक्सेस स्मॉल कैप में 5,000 ईच और एक्सेस मिड कैप में 3,000 ईच। बताइए इनके इन्वेस्टमेंट्स और इनके गोल्स पर आपके सजेशंस। दीपाली, ये सबने कहा कि स्कीम्स अच्छी हैं और देखिए एक्सपोजर जो है वो डोमेस्टिक में भी है, इंटरनेशनल फंड्स में भी है, तो यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि फंड की चॉइस अच्छी है। और अगर अगेन 20,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हैं और 12% का CAGR एज्यूम करते हैं तो 25 साल में 3 करोड़ 40 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है 3 करोड़ 40 लाख, पर ध्यान रहे कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। जब आप कभी 25-30 साल की बात करते हैं तो 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलें तो 30 साल में आपकी वैल्यू, अगर 1 करोड़ रुपए की मैं बात करूं तो करीब 16-17 लाख के आसपास बचेगी। तो इसके लिए 25 साल में बात करें तो करीब 18 लाख 20 लाख के आसपास बचेगी। तो इसके लिए हमेशा ये चाहिए कि जब आप प्लान करें 25 साल 30 साल का, तो अपने इन्वेस्टमेंट को समय के साथ जितना अधिक से अधिक हो सके उसे बढ़ाते रहें। तो यहां पर 10% से स्टेप अप करेंगे तो 25 साल में 8 करोड़ रुपए बन सकते हैं इसी इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 25 साल में करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपया बन रहा है। तो बिल्कुल आपकी उम्र अभी काफी कम है, समय बहुत है, स्टेप अप कीजिए ताकि आप अच्छी राशि जुटा सकें। पोर्टफोलियो में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो बदलाव की जरूरत नहीं है, 3.5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे। और अगर आप SIP बढ़ा लेते हैं या अपना टाइम होराइजन बढ़ा लेते हैं 20 ईयर्स की जगह 25 ईयर्स, या फिर हर साल अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो अच्छा खासा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत अच्छी की और आपके पास टाइम है। अगला सवाल रेवंती का है और उनका सवाल पूछने के लिए उनके हस्बैंड JP हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। JP जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्ते, पूछिए सवाल। जी मैम, मेरा टारगेट है 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से शादी कराने का नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। और मेरा गोल है 1 करोड़ रुपये। तो इसके लिए मेरे को बेस्ट कौन सा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए? ओके, तो यानी आप स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स 12,000 से शुरुआत करना चाहते हैं और आपका टाइम होराइजन है 15 ईयर्स में 1 करोड़ का। बताइए, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 15 ईयर्स के होराइजन के साथ। बिल्कुल दीपाली, देखिए यहाँ पे टाइम भी अच्छा है, 15 साल का टाइम है। तो अगेन यदि हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 12,000 रुपया पर मंथ निवेश करके 57 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जैसा JP जी ने कहा कि उन्हें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, तो अगेन आप स्टेप अप कीजिए अपना। शुरुआत में ही जब आप शुरुआत करेंगे म्यूचुअल फंड की, तभी आप स्टेप अप का ऑप्शन ले लीजिए कि हर साल आपका जो SIP अमाउंट है वो 10% से बढ़ता रहेगा। और इस तरह से यदि हर साल 10% बढ़ाकर आप SIP करेंगे और 12% का आपको रिटर्न मिलता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो 15 ईयर्स में आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एक लार्ज मिड कैप फंड है। एक्सिस मल्टी एसेट मल्टी कैप फंड, इसको आप ले लें, जिसका निवेश लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के शेयर्स में रहेगा। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है। तो इन 4 फंड्स के साथ में आप शुरुआत करें 12,000 रुपया पर मंथ, लेकिन 10% से बढ़ाते रहें तो 15 साल में 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप फिलहाल 12,000 के अगर आसपास का की SIP करेंगे तो लगभग 57 लाख रुपए आप कर सकते हैं इकट्ठा। अगर आप धीरे धीरे SIP थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अब कौन से फंड्स आपको चुनने हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आदित्य बिरला मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो इन 4 फंड्स को मिलाकर एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन फंड्स में 3,000 ईच आप डाल सकते हैं। लेकिन जैसे पंकज जी ने कहा, अगर सिर्फ 12,000 के SIP करेंगे तो आप 57 लाख का कॉर्पस ही एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अगर 1 करोड़ का टारगेट है तो या तो अपना टाइम होराइजन आप बढ़ा लीजिए, 15 ईयर्स की जगह बढ़ाकर 20 ईयर्स कर सकते हैं, या फिर आप हर साल 10%
एलोकेशन और इंक्रीज कीजिए और इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो अपने गोल को अपने स्पेसिफाइड टाइम होराइजन में आप हासिल कर सकेंगे। चलिए अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, तो इन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो बताइए पंकज जी, बताइए टॉप 4 फंड्स कौन से हैं आपके? बिल्कुल, देखिए दीपाली, लंबी अवधि का नजरिया हो तो इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में करना है तो आप थोड़ा इक्विटी में कम करें या ना करें तो अच्छा है। तो 4 फंड्स की बात करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड से आप शुरुआत कीजिए और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर जरूर कीजिए। लंबी अवधि में आपको इससे फायदा मिलेगा। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का एक कॉम्बिनेशन, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इनके साथ आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए ये फंड्स जो पंकज जी ने आपको रेकमेंड किए हैं। आपकी स्क्रीन पर है टॉप 4 फंड्स। कोई एक फंड आपको नहीं ऑप्ट करना है क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट पैकेज है। तो इन्वेस्ट करें तो सभी फंड्स के साथ करें, कोई एक फंड इसमें से पिक ना करें क्योंकि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो वो कैटेगरी पहले से शामिल हो। तो चलिए, शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में और अपने सजेशंस, अपने व्यूज सभी क्वेरीज पर देने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।